औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर जो है उसको देखेंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन अपना पूछें, आपको आंसर दिया जाएगा। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो टॉपिक्स जो है आज के चैप्टर के अंदर जो हमने कवर करना है, सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, उसके बाद दूसरा प्रोसेस टॉपिक है प्रोसेस एक्टिविटीज़, तीसरा टॉपिक होगा कोपिंग विद चेंज और चौथा टॉपिक है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ये चार चीज़ें जो है सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमने कवर करनी है और इसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक स्ट्रक्चर कह रहे हैं जो कि एक्टिविटीज़ के ऊपर बिल्ड हुआ है, बेस कर रहा है, यानी इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हर प्रोसेस जो होता है उसकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये आगे चल के डिस्कस करेंगे हम कि हर प्रोसेस की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस बट ऑल इन्वॉल्व। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके अंदर होती हैं। स्पेसिफिकेशन सबके अंदर होती है। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि ये उसके अंदर ये बताया जाता है कि सिस्टम क्या कर सकता है। उसके बाद डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है वो की जाती है, उसके इंटरफेस बिल्ड किया जाता है। देन जो उसके बाद वैलिडेशन होती है, चेक किया जाता है जो जिस मकसद के लिए कस्टमर ने उसको बनवाया था सॉफ्टवेयर, वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। देन एवोल्यूशन, चेंज द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कस्टमर नीड। सिस्टम कस्टमर को चेंज कर सकते हैं सिस्टम की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक या नहीं। तो ये चार चीज़ें जो है ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर लाजमी होती हैं। स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, वैलिडेशन एंड एवोल्यूशन। A software process model is an abstract representation of a process. It represents a description of a process from some particular perspective. ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसका आपको कह रहा है कि मैं आपको उसका ना जस्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस बता दूं कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉलो किया है, तो आप जो है वो समझ जाएंगे कि ये प्रोसेस जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये किस चीज़ का है। Software process description. When we describe and discuss process, we usually talk about the activities in these processes such as specifying a data model, designing a user interface and ordering of these activities. जब हम कोई भी प्रोसेस डिस्कस करते हैं या बयान करते हैं उसके अंदर क्या होता है, हम बात क्या कर रहे हैं। जब मैंने बात करनी है सॉफ्टवेयर प्रोसेस तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो बना कैसा हुआ, उसके अंदर कौन कौन से डाटा मॉडल हैं, उसका यूज़र का इंटरफेस जो वो कैसे बनाया गया है और जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस ऑर्डर से परफॉर्म की गई हैं। ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और इनके ऑर्डर्स भी डिफरेंट होते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आल्सो इंक्लूड, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में एक ये चीज़ भी हो सकती है कि प्रोडक्ट्स विच आर द आउटकम ऑफ ए प्रोसेस एक्टिविटी। उसके बाद roles which reflect the responsibility of people involved in the process, pre and post condition which are the statements that are true before and after a process activity has been enacted or a product produced। इसके अंदर ये होता है कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ना सिर्फ डाटा मॉडल, डिज़ाइनिंग इंटरफेस या ऑर्डरिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये भी बताना होता है ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर किस टाइप की प्रोडक्ट्स को ले रहा है, कौन से यूज़र जो है, कितने यूज़र जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। हर यूज़र के अपने अपने रोल्स होंगे, वो रोल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो है बनने से पहले क्या कंडीशन थी और सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या कंडीशन है। प्लान ड्रिवन एंड एजाइल प्रोसेस। प्लान ड्रिवन ये दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस का नाम है प्लान ड्रिवन, दूसरे का नाम है एजाइल प्रोसेस। प्लान ड्रिवन प्रोसेस आर प्रोसेसेस वेयर ऑल ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन एन एडवांस and progress is measured against this plan।
इस प्लान ड्रिवन प्रोसेस के अंदर जैसे कि नाम से ही पता चला, इसमें प्लान पहले से कर दिया जाता है। जितनी हमारी प्रोसेस की एक्टिविटीज़ है उनको पहले से प्लान किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने से पहले। देन उसकी जो प्रोग्रेस है वो मेजर की जाती है इस प्लान के मुताबिक। तो पहले आपने एक प्लान बना लिया, देन आपने चेक करना है। अगर आपने चेक करना है कि प्रोग्राम सही चल रहा है या सही बना या नहीं बना, तो आपने वो प्लान ड्रिवन जो बनाया है उसको आपने चेक करना है ये इस प्लान के मुताबिक है या नहीं है। एजाइल प्रोसेस में क्या होता है, इन एजाइल प्रोसेस प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल एंड इट इज easier टू चेंज द प्रोसेस टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। एजाइल प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल, यानी प्लानिंग थोड़ी थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं उसकी एक मॉड्यूल जो है, मैं जब सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ उसमें एडिशन भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, डिवीजन भी हो जाए, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप उसमें एडिशन वाला बनाएं। ठीक है जी, एडिशन की मैंने आपको रिक्वायरमेंट समझा दी है। आपके डेवलपर प्रोग्रामर जब वो सारा बना लेंगे जिसमें एडिशन वाला काम कंप्लीट हो गया, देन उसको अगले सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे, देन मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे, देन जो है वो डिवीजन की तरफ आएंगे। बताने का मकसद ये है कि इंक्रीमेंटिव जो है वो होती रहती है, इंक्रीमेंट होती रहती है एक मॉड्यूल बनने के बाद, एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट बनाने के बाद। In practice, most practical process include elements both plain driven and agile process। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो उसमें ये होता है कि प्रैक्टिकल में, नहीं प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये तो किताबी बातें हैं ना कि सॉफ्टवेयर के प्लान जो है वो दो तरह के प्लान और एजाइल प्रोसेस। अब मसला ये है कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अक्सर लोग जो है वो कोई जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयार नहीं करते, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं प्रोसेस सॉफ्टवेयर को बनाने का काम। तो वो ये कह रहा है कि ये कोई जो है ना वो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी आपने उसके अंदर प्लान भी बनाना होता है, वो इंक्रीमेंटल भी चल रही होती हैं। ठीक है, देयर आर नो राइट और रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कोई सॉफ्टवेयर जो रॉन्ग नहीं है प्रोसेस। नहीं, आप ये नहीं कह सकते जी प्लान ड्रिवन ठीक है या एजाइल प्रोसेस ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर किस नेचर का है। उसके बाद जी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या होते हैं ये आपको समझ आ गई होगी, और इसका अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ठीक है, यानी आप मॉडल ऐसे कह लेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ये मुझे आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, एक वाटरफॉल मॉडल है, एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल है, इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल है। तो ये असल में मॉडल्स वो हैं, हर मॉडल की अपने सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। और जो हमने बात की थी ना कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस आप मॉडल्स को भी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम ये कहना कि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ किया है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सॉफ्टवेयर मॉडल यूज़ किया है, तो ये एक ही बात है। तो अब मॉडल कौन से हैं जी, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होता है, ये किस अप्रोच को फॉलो करता है, प्लान ड्रिवन मॉडल को। यानी इसके अंदर प्लान ड्रिवन, वाटरफॉल के अंदर पहले आपने प्लान बनाना है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो है स्पेसिफिकेशन की अलग स्टेज आती है, डेवलपमेंट की अलग स्टेज आती है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल कौन सा जी, स्पेसिफिकेशन होती है इसके अंदर, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन आर इंटरलीव्ड, मे बी प्लान ड्रिवन आर एजाइल। जो इनकी मेंटल डेवलपमेंट होती है इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो या तो प्लान ड्रिवन भी हो सकता है या एजाइल डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, वही बात आ जाती है कि सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। Integration and configuration. The system is assembled from existing configurable components, may be plan driven or agile। मतलब यह है कि इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो है 4-5 लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है जी, एक बंदे ने जमा वाला जो मॉड्यूल है वो तैयार किया, दूसरे बंदे ने सब्ट्रैक्ट वाला किया, तीसरे वाले ने मल्टीप्लिकेशन वाला किया, चौथे वाले ने डिवीजन वाला किया। अब जब हमने इनको जोड़ना है तो इसको कहते हैं कंबाइन करना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन भी, ये प्लान ड्रिवन भी हो सकती है और इसके अलावा ये एजाइल प्रोसेस भी हो सकती है। इन प्रैक्टिस मोस्ट लार्ज सिस्टम आर डेवलप्ड यूजिंग ए प्रोसेस दैट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज मॉडल। प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर ये तकरीबन जो है ये सारे प्रोसेस यूज होते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो हमने पीछे पढ़ा है, ये वाला वाटरफॉल मॉडल, इसका
ये स्टेजेस होते हैं, इसके स्टेप्स हैं। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उसको पूरा लिख लेना रिक्वायरमेंट लिखने के बाद आप देख लें अगला स्टेप आता है सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। देन आपने अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग करनी है। यानी कि मतलब ये है कि आपने जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए होते हैं उनको लहदा टेस्ट करना है। एडिशन के मॉड्यूल को लहदा चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के मॉड्यूल को लहदा चेक करेंगे, डिवीजन के मॉड्यूल को लहदा चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के मॉड्यूल को लहदा चेक करेंगे। जब हम सबको चेक कर लेंगे देन उसके बाद हम जो इनको इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, उसके बाद जो है इसकी एज ए होल टेस्टिंग करेंगे कंबाइन करने के बाद। उसके बाद हम इसको ऑपरेशन यानी इसको ऑपरेशनल फील्ड के अंदर ले जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे ये सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये बेसिक वाटरफॉल मॉडल के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, देन सिस्टम डिज़ाइन के एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, और आखिर में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। Waterfall model phases. There are separate identified phases in waterfall models. Requirement analysis and definition, ये वाली। उसके बाद सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये वाला। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, ये वाली। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ये। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये वाले। यानी वही चीज़ें जो पीछे हमने तस्वीर के अंदर पढ़ी हैं वो यहाँ पे उसने डिटेल से लिख दी है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज द डिफिकल्टी ऑफ accommodating change after the process is underway. In principle, phase has to complete before moving on to the next phase. इसके अंदर असल में प्रॉब्लम एक भी उसने ये बताया कि वाटरफॉल के अंदर यानी आप यहाँ पे पहुँच गए यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, देन आपको याद आता आपने तो ये गलत कर दिया, आपने तो असल में बनाए इसका डिज़ाइन ही गलत बनाया हुआ। फिर अब क्या होगा, अब आपको एक दफ़ा से पूरा फेज़ कंप्लीट करना होगा, देन उसके बाद ही आप जो फर्स्ट फेज़ पे आएंगे, ठीक है। ये एक इसके अंदर ड्रॉबैक है, यानी आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको सारे स्टेप कंप्लीट करने, फिर यहाँ से आप जो दोबारा रिक्वायरमेंट फेज़ पे आ सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक था। और उसके बाद जो वाटरफॉल मॉडल प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम भी होती है, इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंज कस्टमर रिक्वायरमेंट। वही बात जो पीछे है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि हम जो रिक्वायर सॉफ्टवेयर अगर बनाना शुरू कर दिए, आधा बना लिया, रास्ते में आके हम ये नहीं कह सकते जी भाई ये तुम मुझे कहा ही नहीं था मैंने, आपने ऐसा नहीं हो। आपने वो बनाना है जो पहले से आपने डिफाइन कर लिया है। इस मॉडल का ये ड्रॉबैक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। उसके बाद जी द वाटरफॉल मॉडल इज मोस्टली यूज फॉर लार्ज सिस्टम इंजीनियर प्रोजेक्ट विद द सिस्टम इट डेवलप एट सेवरल साइट। ज़्यादातर ये मॉडल उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने बड़े सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं। उसके बाद जी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी डेफिनेशन है, जो आउटलाइन है, जो भी आपका मेन रिक्वायरमेंट्स है वो उनको आउटलाइन किया जाता है। देन उसके बाद जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद वैलिडेशन होती है। जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन बनती है, जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं उसकी वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन नहीं है तो दोबारा डेवलपमेंट करें, अगर स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है तो दोबारा डेवलपमेंट करें। मतलब ये यहाँ पे कंकरेंट एक्टिविटीज़ ये एक साथ इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हम इनिशियल वर्जन आता है, इंटरमीडिएट वर्जन आता है, फाइनल वर्जन आता है। पहले जब स्पेसिफिकेशन आप बना देते हैं तो आप कह सकते हैं जी आपने इसका इनिशियल वर्जन जो है जनरेट किया है। इनिशियल वर्जन के बाद जब आपकी स्पेसिफिकेशन ओके होगी फिर आप डेवलपमेंट पे आते हैं, डेवलपमेंट से आप दोबारा इसको रिलीज़ करते हैं, वो जो आपका वर्जन होगा इंटरमीडिएट वर्जन होगा। अगर इसमें कुछ चेंज करते हैं तो दोबारा चेंज होगी। डेवलपमेंट जब आपको फाइनल हो जाती है, ये चेंज नहीं होनी, तो आप उसको वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट है तो ये फाइनल वर्जन की तरफ मूव करेंगे। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेटिंग चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट चेंज वाली बात है वो उसकी कॉस्ट कम होती है। कैसे, ये वाटरफॉल के अंदर आप देखें तो हमें ये सारे स्टेप करने पड़ते थे, फिर जाके हम पहले स्टेप पे जा सकते थे अगर कोई चेंज आती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपने एक वर्जन बनाया, उसमें आगे दोबारा उसकी स्पेसिफिकेशन हम बना सकते हैं, दोबारा उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं, बार बार डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है कि हमारी जो कॉस्ट है रिड्यूस हो जाती है चेंज की।
इट इज़ इजियर टू गेट कस्टमर फीडबैक ऑन द डेवलपमेंट वर्क दैट हैज बीन डन। और इसमें ये भी होता है जब एक आप वर्जन, फर्स्ट वर्जन, इनिशियल वर्जन, सेकंड वर्जन निकालते जाते हैं, उससे ये होता है कि आपको साथ साथ कस्टमर को भी पता होता है भी मेरा इतना काम ठीक हो गया, सही है। और उसके बाद मोर रैपिड डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर टू कस्टमर इज़ पॉसिबल। और इसके अंदर ये होता है कि डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। कस्टमर आर एबल टू यूज एंड गेन वैल्यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर earlier than is possible with the waterfall process। उसके बाद जी इस इंक्रीमेंटल के भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, प्रोसेस इज नॉट विजिबल। मैनेजर नीड रेगुलर डिलीवरेबल टू मेजर प्रोग्रेस। ठीक है जी, मैनेजर ने रेगुलरली, आफ्टर रेगुलर इंटरवल उसको चेक करना होगा कि जी जो मैंने काम लोग कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। इफ सिस्टम आर डल क्विकली इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये तो अगर सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं जी इतना तेज़ी से बिल्ड हो रहा है तो फिर हर वर्जन के लिए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। वो बात ठीक है कि आप जब चेंज आती है तो उसको हम अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है जब न्यू चेंज आती है तो उससे हमारा जो पिछला काम होता है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, हमें उसमें कुछ चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद जी इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रीयूज वेयर द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स आर एप्लीकेशन सिस्टम समटाइम कॉल्ड कॉट्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम। इन सॉफ्टवेयर जो रीयूज हो जाते हैं द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी पहले से सिस्टम बने हुए उसके अंदर आप कोई मज़ीद सिस्टम्स ऐड कर देते हैं तो इसको रीयूज सिस्टम कहते हैं, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना भी कह सकते हैं। रीयूज एलिमेंट में बी कन्फिगर टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी टू यूजर रिक्वायरमेंट। रीयूज इसलिए किया जाता है कि बजाय हम नई चीज़ बनाएं उसी चीज़ को उसमें कुछ इस तरह किया जाए कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे। रीयूज नो द स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर बिल्डिंग मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। तो ये रीनो स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी भी बिजनेस सिस्टम बनाने के लिए। रीयूज कवर्ड इन मोर डेप्थ इन चैप्टर 15। इसके लिए अलहदा से चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे कि रीयूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, नहीं होता तो इसके नुकसान क्या हैं। टाइप्स ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिस्टम समटाइम कॉल्ड कॉट्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर यूज इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिस्टम एक सिंगल एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंज करनी है, चेंज करके किसी और को दे सकते हैं या उसके अंदर मजीद कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर डेवलप्ड एज ए पैकेज टू बी इंटीग्रेटेड विद कंपोनेंट फ्रेमवर्क सच एज .NET और J2EE। Collection of objects that are developed as a package to be integrated with the component framework such as .NET और J2। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी डेवलप किए जा सकते हैं एज ए पैकेज के तौर पे, और फिर उनको मतलब ये वो सेपरेट डेवलप किए जा सकते हैं, फिर उनको किसी और में अगर इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हम .NET या J2EE जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्विसेज दैट आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सर्विस स्टैंडर्ड व्हिच आर अवेलेबल फॉर रिमोट इन्वोकेशन। रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रीयूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या आता है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो है वो चेक करते हैं सॉफ्टवेयर की डिस्कवरी, सॉफ्टवेयर एवेल्यूएशन। ये दोनों जब क्लियर हो जाती हैं देन आता है रिक्वायरमेंट्स रिफाइनमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डिस्कवर करना है आपने कि बनाना क्या है, उसके बाद एवेलुएट करना है यानी इसमें मज़ीद क्या चेंज लेके आते हैं। इन दोनों को चीज़ों को कंबाइन करेंगे जब आप एक नई चीज़ आएगी और रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट, यानी यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट तो बता दी हैं फिर उनको मज़ीद फाइनलाइज किया गया, यहाँ पे फाइनल रिक्वायरमेंट्स बनी है। अगर तो ये ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे दोबारा आ जाए स्पेसिफिकेशन चेक करें कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। जब ये क्लियर हो जाती हैं उसके बाद जी आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एप्लीकेशन सिस्टम को, और उसके बाद कंपोनेंट जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको अडॉप्ट करें या न्यू कंपोनेंट बनाएं और उनको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें। यानी यहाँ तक अगर सिस्टम बन गया वो भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब एक नया सिस्टम है वो आपने एक नया कंपोनेंट ऐड करना है तो यहाँ तो आप नई कंपोनेंट ऐड करके दोबारा से सिस्टम को बना सकते हैं। की प्रोसेस स्टेजेस क्या होते हैं? प्रोसेस यानी कि रिक्वायरमेंट जो हमने अभी तक पढ़ा है, सबसे जो मेन 5 चीज़ यही है: रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिस्कवरी एंड एवोल्यूशन, की रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट, एप्लीकेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन,
कंपोनेंट अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन, ये वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। रीयूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक 5 स्टेजेस यही होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होती हैं, देन सॉफ्टवेयर की डिस्कवरी एवेल्युएशन होती है, रिक्वायरमेंट्स रिफाइनमेंट की जाती है, एप्लीकेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और कंपोनेंट अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क और लेस सॉफ्टवेयर डेवलप फ्रॉम स्क्रैच। अब जाहिर बात, सॉफ्टवेयर जो है नए सिरे से हमें नहीं बनाना पड़ता। जब नए सिरे से नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ तो पहले से बना होगा, जो पहले से बना है बस वही इसकी कॉस्ट हमें बचेगी। फास्टर डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम। फास्टर डिलीवरी सिस्टम जो है वो जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट आता है जी हमें ये अभी कुछ दिनों तक चाहिए, तो फिर क्या होगा, कम ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे जो पहले से बना हो और उसमें ये चेंजिंग करके दे सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट compromises आर इनविटेबल, सो सिस्टम में नॉट मीट रियल नीड ऑफ यूजर। रिक्वायरमेंट जो है उनमें कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि रीयूज जब हम कर रहे होते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते चेंज, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर एवोल्यूशन ऑफ रीयूज सिस्टम एलिमेंट्स। कंट्रोल जो है सिस्टम के रीयूज जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो हमारा कंट्रोल जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि जो सिस्टम पहले से डेवलप हो चुका होता है, तो जब हम उसमें न्यू मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, न्यू पैकेजेस ऐड करते हैं, तो उस वजह से भी कंट्रोल जो है वो लॉस हो सकता है। प्रोसेस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये जानते हैं जी। रियल सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर इंटरलीव्ड सीक्वेंसेस ऑफ टेक्निकल कोलैबोरेटिव एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज विद ओवरऑल गोल ऑफ स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक जो सॉफ्टवेयर है, रियल सॉफ्टवेयर, वो जो है एक सीक्वेंस एक्टिविटीज़ पे बेस कर होता है। वो सीक्वेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कोलैबोरेशन, मैनेजर एक्टिविटी, हर टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबको एक सीक्वेंस के साथ डिफाइन किया। द 4 बेसिक प्रोसेस एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड एवोल्यूशन आर नाइट डिफरेंटली इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये 4 जो बेसिक जो है वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड एवेल्यूएशन, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए ये बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल इन द वाटर फार्मर दे आर ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस, वेयर एज इन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दे आर इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड जो है, इंटरलीव्ड के अंदर जो है ना वो ऐसे एक्टिविटीज जो है वो मिक्स हुई हुई होती हैं, लेकिन वाटरफॉल के अंदर वो एक सीक्वेंस के साथ होती हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जी क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स एंड एलिसिएशन एंड एनालिसिस, सिस्टम डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायरमेंट एलिसिएशन एंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हम उनको सर्च करेंगे, देन उनके बाद एक सिस्टम डिस्क्रिप्शन तैयार होगी, यानी कि सारी रिक्वायरमेंट्स तैयार हो जाएंगी। जो रिक्वायरमेंट तैयार होंगी उसको हम कहते हैं जी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने सर्च की हैं, जिनके ऊपर हमने एनालिसिस किया कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम मज़ीद जो है वो चेक कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उनको कह सकते हैं कि ये वाली हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उनको चेक करेंगे ये ठीक है कि नहीं। अगर ये ठीक नहीं है तो रिक्वायरमेंट एसोसिएशन एंड एनालिसिस। इसी तरह जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, अगर ये आपको ठीक हो जाती है, उसको भी आप यूज़र रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। वो भी आप रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। Software specification, the process of establishing what services are required and the constraint on the system operation and development। ठीक है जी, जो सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश करना है, हम जो प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिश व्हाट सर्विस आर रिक्वायर्ड, जो भी हमें स्पेसिफिकेशन के अंदर असल में क्या चाहिए, जो जो सर्विस रिक्वायर्ड है, सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड हैं, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कहलाती हैं। Requirement engineering process, requirement elicitation and analysis. What do the system stakeholder require or accept from the system? Requirement specification, defining the requirements in detail. Requirements validation, checking the validity of the requirements.
रिक्वायरमेंट्स इनिशिएशन एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट डू द सिस्टम स्टेक होल्डर रिक्वायर और एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं, वो उनको क्या चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है, इसके अंदर जो सिस्टम की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी ये वाली जो है ये डिटेल्स के साथ बयान होती हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होती है, इसके अंदर ये होता है कि चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन क्या की जाती है, जो रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं है। उसके बाद जी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिस्टम एप्लीकेशन इनटू एन एग्जीक्यूटेबल सिस्टम। उसके बाद जी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर दैट रियलाइज द स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन है उनको हमने इसे बनाना है, जो वो हमारी एग्जीक्यूशन होगी, प्रोग्रामिंग जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी। दैन उसको डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाया जाता है, आखिर में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ट्रांसलेट दिस स्ट्रक्चर इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। द एक्टिविटीज ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर क्लोजली रिलेटेड एंड मे बी इंटरलिंक्ड। एक जनरल मॉडल फॉर डिज़ाइन प्रोसेस। जनरल मॉडल क्या है जी, डिज़ाइन इनपुट्स होती हैं, डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं और डिज़ाइन आउटपुट्स होती हैं। इनपुट्स में क्या है जी, प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डाटा डिस्क्रिप्शन, यानी किस सिस्टम के ऊपर जो हमारा ये सॉफ्टवेयर चलेगा, हार्डवेयर, वो प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन सारी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है उसकी सारी डिटेल, और उसके बाद डाटा डिस्क्रिप्शन, जो भी अंदर इसके अंदर डाटा है वो किस किस्म का होगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन इनपुट्स में आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है डिज़ाइन एक्टिविटी, प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कन्वर्ट होती हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन बनता है, डाटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कंपोनेंट डिज़ाइन को उन सबको मिला के जो चीज़ बनती है वो डाटाबेस डिज़ाइन बनता है, डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है इन सारी चीज़ों को देख के। उसके बाद क्या होता है जी, सिस्टम का आर्किटेक्चर, डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिज़ाइन आउटपुट्स कहलाती हैं। डिज़ाइन की एक्टिविटी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये क्या होता है जी, where you identify the overall structure of the system, the principal components, subsystem or module, their relationship and how they are distributed। यानी कि आपको समझ आ गई आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सिस्टम का जो है वो बताया जाता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है किस किस्म का होगा, इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मॉड्यूल इसके अंदर कौन कौन से हैं, वो सारी डिटेल्स होती हैं। डाटाबेस डिज़ाइन में होता है वी डिज़ाइन द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर एंड हाउ दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन डाटाबेस। इसके अंदर ये होता है कि जो हमने डाटा स्टोर करना है, हमने जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने डाटा यूज़ करना है वो किस फॉर्मेट के अंदर सेव होगा, और डाटाबेस जो है वो किस तरह का डिज़ाइन किया जाएगा, ये यहाँ पे डिस्कस होता है। इंटरफेस डिज़ाइन में ये होता है कि वे यू डिफाइन द इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट, यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर में, तो एक कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट है, दारी बात है, वो आपस में इंटरलीव्ड है, मिक्स है, तो इनका जो डिज़ाइन जो है वो जो है वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट हो रहा है, ये चीज़ें इंटरफेस डिज़ाइन में की जाती हैं। कंपोनेंट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन वेयर यू सर्च फॉर रीयूजेबल कंपोनेंट, इफ़ अनअवेलेबल यू डिज़ाइन हाउ इट विल ऑपरेट। ठीक है जी, कंपोनेंट सिलेक्शन की जाती है, कौन सा कंपोनेंट ठीक है, फिर इसका डिज़ाइन कौन सा ठीक है, फिर हम सर्च करते हैं कि अगर कोई ऐसा रीयूजेबल कंपोनेंट मिल जाता है तो वो यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो फिर हमने खुद से उसको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। उसके बाद जी सिंपल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, द सॉफ्टवेयर इज इम्प्लीमेंटेड either by developing a program or programs or by configuring an application system। सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, या तो डेवलप करने से भी होता है, प्रोग्राम जो आपने डेवलप किया है उसकी कन्फिग्रेशन से भी हो जाता है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम इस तरह के होते हैं जहाँ पे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक समझे एक ही एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। प्रोग्रामिंग इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी विद नो स्टैंडर्ड प्रोसेस। प्रोग्रामिंग का कोई जो स्टैंडर्ड नहीं है कि जी यहाँ पे ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होनी है, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होनी है, ये कोई भी कहीं पे भी किसी तरह की भी यूज़ हो सकती है। डिबगिंग इज द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग प्रोग्राम फॉल्ट्स एंड करेक्टिंग दीज फॉल्ट्स। डिबगिंग में ये है कि जो प्रोग्राम आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर जो किसी किस्म के एरर्स हैं वो रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज इंटेंडेड टू शो दैट a system conforms to specification and meets the requirement of the system customer।
जिस कस्टमर के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया, अब हमने इसको चेक करना है कि वाकई ये उसी की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इसको वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कहते हैं। इन्वॉल्व चेकिंग दैन रिव्यू प्रोसेस एंड सिस्टम टेस्टिंग। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपने सिस्टम बनाया है उसकी चेकिंग होती है। मतलब ये है कि उसको टेस्ट किया जाता है ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। System testing involve executing the system with test cases that are derived from the specification of the real data to be processed by the system. सिस्टम टेस्टिंग में ये होता है कि आपके जब से सारे मॉड्यूल इकट्ठे इंटीग्रेट हो चुके होते हैं, उसमें ये होता है कि उनको फिर जो है वो एक रियल ऐसे कोई रियल एग्जांपल या एंट्री उसमें ऐड की जाती है चेक करने के लिए कि जब ये सॉफ्टवेयर रियल एप्लीकेशन रियल फील्ड में चलेगा तो वहाँ पे जो जिस तरह का डाटा आना है वो वाला डाटा एज ए सैम्पल उसमें ऐड करेंगे, चेक करेंगे ये चलता है या नहीं चलता। टेस्टिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज वी एंड वी एक्टिविटी। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है। उसके बाद टेस्टिंग की स्टेजेस होती हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग होती है। कंपोनेंट टेस्टिंग का मतलब ये सॉफ्टवेयर के ये जैसे डायग्राम में ये तीन इसके पार्ट्स हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल के सॉफ्टवेयर उसके तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट्स हैं, तो आप कह सकते हैं जी इसकी अलग टेस्टिंग होगी, इसकी अलग और इसकी अलग। जो सेपरेट सेपरेट टेस्टिंग होती है इसको कहते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग जब हो जाती है, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो टेस्टिंग करनी होती है यानी सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जो है वो जब अगर क्लियर होती है उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके अंदर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। Testing stages component testing. Individual components are tested independently. Components may be function or object or coherent grouping of the entities. वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअली हर कंपोनेंट जो है उसको टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम एज ए होल। टेस्टिंग ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। जो हमारे सिस्टम के मतलब जो कंपोनेंट थे सारे उनको कंबाइन करके हम चेक करते हैं ये काम करता है या नहीं करता। कस्टमर टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कह सकते हैं। टेस्टिंग विद कस्टमर डाटा टू चेक द सिस्टम मीट्स द कस्टमर नीड्स। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यही होगा कि कस्टमर इसको वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं है। उसके बाद टेस्टिंग फेजेस इन प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर मॉडल। प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर जो है टेस्टिंग कैसे होती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है ये हमने पढ़ा है कि टेस्टिंग की ये तीन स्टेजेस है। अब ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिस्टम ये चीज़ें मैं आप पहले बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन। अब हो क्या रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये आता है जी एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान के अंदर। फिर सिस्टम स्पेसिफिकेशन और सिस्टम डिज़ाइन आता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान के अंदर। सिस्टम डिज़ाइन और डिटेल टेस्ट प्लान आता है सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन होती है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन से सिस्टम डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन होता है, सर्विस होती है, एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। सॉरी ये इधर से नहीं इधर से। डिटेल डिज़ाइन में मॉड्यूल एंड यूनिट कोड टेस्ट होता है। उसके बाद सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होती है, सिस्टम इंटीग्रेशन होती है, एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है और एंड पे जाके सिस्टम जो है वो सर्विस के काबिल हो सकता है, यानी जो उससे काम लेना है वो ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर इनहेरेंटली फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज। सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली चेंज हो सके। रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है बिजनेस के अंदर, तो सॉफ्टवेयर भी ऐसा होना चाहिए कि वो चेंज को सपोर्ट करता हो। Although there has been a demarcation between development and evolution maintenance, this is increasingly irrelevant as fewer and fewer systems are completely new. ठीक है जी, वो कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें हैं तो अलग-अलग लेकिन फिर भी जो है ये बढ़ रही हैं। सिस्टम एवोल्यूशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट, एक्सेस एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसके बाद प्रपोज सिस्टम चेंजेस, मॉडिफाइड सिस्टम, न्यू सिस्टम। यानी सिस्टम एवोल्यूशन चेंज कैसे करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट बनाई, जो पहले से मौजूदा सिस्टम है वो तलाश करते हैं, मिल जाता है तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या करने, जो चेंजेस हैं उनके मुताबिक जो चेंजेस हमने सोच लिए कि ये करनी है उनको उसके मुताबिक सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, देन हमारे पास नया सिस्टम आ जाता है। अगर फिर उसमें कोई चेंज करनी है दोबारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में जाएं
फिर से सिस्टम चेंज बताएं कि ये चेंज रह गई है, दोबारा चेंज करें सिस्टम को और उसके बाद हमारे पास नया सिस्टम है। इस तरह ये एक लूप के अंदर सिस्टम चलता रहता है। कोपिंग विद चेंज इज इनविटेबल इन ऑल लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जितने बड़े सॉफ्टवेयर उन सब के अंदर जो चेंज बहुत ज़रूरी है। बिजनेस चेंजेस लीड टू न्यू एंड चेंज सिस्टम रिक्वायरमेंट। बिजनेस जाहिर बात है हर टाइम चेंज होता रहता है उसकी रिक्वायरमेंट्स, तो इसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर को भी वैसे ही चेंज होता रहना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग इम्प्लीमेंटेशन। न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं वो भी चेंज में हेल्प करती हैं। चेंजिंग प्लेटफॉर्म और रिक्वायर एप्लीकेशन चेंज। अगर आपने प्लेटफॉर्म चेंज करना है प्लेटफॉर्म, तो उसके साथ एप्लीकेशन भी चेंज होगी। Changing lead to rework, so that costs of change include both rework, like analyzing requirement as well as the cost of implementing new functionality. Rework जो cost है वो हमारे पास कम हो जाती है। Changing anticipation, where the software process include activity that can anticipate possible changes before significant work is required. For example, a prototype system may be developed to show some key feature of the system to customer. Change tolerance, where the process is designed so that the changes can be accommodated to at relatively low cost. चेंज है वो जिस तरह की भी आपने उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो स्मॉल सॉफ्टवेयर है या लार्ज सॉफ्टवेयर है, उससे जिस तरह के भी फीचर कस्टमर को चाहिए वो वाले सिस्टम जो है उसके मुताबिक जो है सिस्टम को चेंज होना चाहिए। Coping with change requirements, system prototyping, where a version of the system or part of the system is developed quickly to check the customer requirement and feasibility design decision. This approach for change anticipation. Change anticipation में क्या हो रहा है कि जी आप जो है जल्दी जल्दी सिस्टम डेवलप करें, चेक करें कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा उतरा है तो या नहीं उतरा है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से चेक रिक्वायरमेंट चेक करें। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, वेयर द सिस्टम इंक्रीमेंट्स आर delivered to customer for comment and experimentation. This support both change avoid and change tolerance. इंक्रीमेंटल डिलीवरी में क्या होता है जी, थोड़ी थोड़ी चेंज आती है, थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल वर्जन ऑफ सिस्टम यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड ट्राई आउट डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है जी, सब प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं उसका प्रोटोटाइप जो है इनिशियल वर्जन वो जनरेट करते हैं। वो प्रोटोटाइप जो है वो किस लिए यूज़ हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं उनकी चेक करने के लिए रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद इन डिज़ाइन प्रोसेस टू एक्सप्लोर ऑप्शन एंड डेवलप यूज़र इंटरफेस। डिज़ाइन के अंदर जो है उसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बनाया जाता है। टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर जो है रन बैक टू बैक टेस्ट, यानी सारी चीज़ें जो है वो मॉड्यूल बाई मॉड्यूल टेस्ट की जाती हैं। प्रोटोटाइपिंग के बेनिफिट्स क्या, इंप्रूव सिस्टम यूजेबिलिटी, सिस्टम को रीयूज़ करना ईजी है। उसके अलावा क्लोजर मैट यूज़र रियल मॉडल। प्रोटोटाइप में आपको बता दूं ये रियल जो सॉफ्टवेयर होता है वैसा नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं फिर उसको चेक किया जाता है। तो अगर तो मैच कर रहा है यूज़र रियल नीड से, ये बड़ा फ़ायदा होता है। इम्प्रूव डिज़ाइन क्वालिटी को, डिज़ाइन की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई कहता है जी ये सही यहाँ से चेंज कर दें। मेंटेबिलिटी, उसको मेंटेन करना भी आसान है। रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट, इसमें ये होता है ना कि प्रोटोटाइप आपने एक दफ़ा बना दिया, चेक करवा दें। अब रियल सिस्टम आप सारा बना दें, एंड पे जाके चेक करवाएं कि ओहो ये तो सही नहीं है, फिर क्या होगा, दोबारा से नए सिरे से, वो तो सारी एफर्ट जो है वो प्रोटोटाइपिंग के अंदर बच जाती है। प्रोसेस ऑफ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, देन जो है प्रोटोटाइप प्लान किया जाता है। उसके बाद डिफाइन प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी, प्रोटोटाइप की कौन, यानी हमने जो प्रोटोटाइप बनाना है, सैम्पल बनाना है, उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो काम करनी चाहिए, उसकी आउटलाइन डिफाइन करें। देन डेवलप प्रोटोटाइप, फिर आप प्रोटोटाइप बनाएं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूशन यानी डेवलप और एग्जीक्यूशन का मतलब ये, डेवलप किया था आपने, जारी बात है उसको एग्जीक्यूट भी किया होगा। इवेलुएट करें कि वाकई ये, फिर उसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनाएं, चेक करें कि सॉफ्टवेयर ठीक है, प्रोटोटाइप ठीक है या नहीं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी बेस्ड ऑन रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज और टूल, ये काफ़ी लैंग्वेज और टूल्स पे डिपेंड कर रही होती है। मे इन्वॉल्व लिविंग आउट फंक्शनैलिटी, प्रोटोटाइप शुड फोकस ऑन एरियाज ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। ठीक है, ये प्रोटोटाइप अक्सर वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे हमें प्रोसेस सॉफ्टवेयर जो है उसकी एरिया के बारे में नहीं पता, तो किस मतलब ये कि इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है। उसके बाद एरर चेकिंग रिकवरी में नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोटोटाइप, एरर चेकिंग नहीं होती इसके अंदर।
उसके बाद फोकस ऑन फंक्शनल रेदर देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर नॉन रिक्वायरमेंट जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में फ़र्क क्या है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो वाली होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सिस्टम के अंदर ना भी होता भी गुजारा हो जाता है। Throw away prototype. Prototype should be discarded after the development as they are not good as basis for production system. प्रोटोटाइप को ख़त्म कर देना चाहिए डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि ना तो वो किसी काम की होती हैं और ना ही वो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर यूज़ हो सकती हैं। इट मे बी इम्पॉसिबल टू ट्यून द सिस्टम टू मीट ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोटोटाइप्स आर नॉर्मली अनडॉक्यूमेंटेड। प्रोटोटाइप्स की ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है। प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर इज यूजुअली डिग्रेडेड थ्रू रैपिड चेंज। तो चेंज भी होती रहती है आज सिस्टम, हम हाथ चेंज का जब प्रोटोटाइप नहीं बन सकता तो वो भी फिर वास्ता उसकी वैल्यू नहीं रहती। द प्रोटोटाइप प्रॉब्ली विल नॉट मीट द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, सारी बात है। उसके बाद इंक्रीमेंटल डिलीवरी क्या होती है? rather than deliver the system as a single delivery, the development of delivery is broken down into increment with each increment delivering part of the required functionality। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनानी है, मैं आप किसकी एग्जांपल दूं? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने चेयर बनानी है, तो चेयर की आपको पता है 4 टांगें होती हैं। एक दिन आपने सिर्फ उसकी लकड़ी सेलेक्ट की है, फिर अपने अगले दिन जो है वो आपने उसके बाजू बनाए हैं। मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप आपने जो चीज़ किसी को दिखानी है उसको इंक्रीमेंटल डिलीवरी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है? यूज़र रिक्वायरमेंट आर प्रायोरिटाइज एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट आर इंक्लूडेड इन अर्ली रिक्वायरमेंट। यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो पहले की जाए। जो जिन रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो रिक्वायरमेंट वही ज़्यादा की जाती है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के अंदर। वंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्रीमेंटल स्टार्टेड, तो द रिक्वायरमेंट आर फ्रोजन थ्रू रिक्वायरमेंट फॉर लेटर इंक्रीमेंट एंड कैन कंटिन्यू टू इवॉल्व। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई। इसके बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और डिलीवरी में डिफरेंस ये है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में आपने जो भी मॉडल बनाना है उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, और डिलीवरी और उसकी भी स्टेप बाय स्टेप करनी है। उसके बाद इंक्रीमेंटल डिलीवरी जो है, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी सारी आ गई है डायग्राम। इंक्रीमेंटल डिलीवरी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कस्टमर वैल्यू कैन बी डिलीवर्ड विद ईच इंक्रीमेंट, सो सिस्टम फंक्शनलिटी इज अवेलेबल टू यूजर। जाहिर बात है जो हर चीज़ साथ साथ बन के कस्टमर को दिखती रहती है, उसको पता होता है ये कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं। अर्ली रिक्वायरमेंट एज प्रोटोटाइप टू हेल्प इलिस्ट्रेट रिक्वायरमेंट फॉर लेटर रिक्वायरमेंट। शुरू में ही पता चल जाता है रिक्वायरमेंट्स के पूरा उतरे या नहीं उतरे। प्रोजेक्ट फेलियर के रिस्क भी थोड़ा होता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विस टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। तो जो क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी जिनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं पहले, तो इसलिए वो जल्दी चेक हो जाती हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी प्रॉब्लम क्या होता है? जी मोस्ट सिस्टम रिक्वायर सेट अप बेसिक फैसिलिटी डेटा यूज बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम as requirements are not defined in detail until an increment is to be implemented. It can be hard to identify common facilities that are needed by all requirement। होता यह है कि इंक्रीमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर जो आपको पता है एक एक चीज़ बनाई जाती है अलग से, फिर उसको जो बाद में एंड पे जोड़ा जाता है। होता यह है कि चीज़ एक बन गई, फिर हम दूसरी बना ली, फिर तीसरी बना ली। अब ये तो नहीं पता कि अब जुड़ जाएंगी तो इसमें ये मसला आएगा। तो वो मसला कैसे पता चलेगा? जब इकट्ठे करेंगे सबको, तो ये प्रॉब्लम होती है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की। द एसेंस ऑफ इटरेटिव प्रोसेस इज दैट द स्पेसिफिकेशन इज डेवलप्ड इन कंजंक्शन विद द सॉफ्टवेयर। However, this conflict with the procurement model of many organizations where the complete system specification is part of the system development contract। प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव turned the software process improvement as a way of enhancing the quality of their software, reducing cost or accelerating their development process। development process जो है उसको बेहतर करेंगे या उसकी कॉस्ट जो है उसको करेंगे कम करेंगे, जो भी करेंगे इस सारी चीज़ें होती है ये प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। process improvement mean understanding existing process and change these process to increase product quality and reduce cost and development time। यानी आपका डेवलपमेंट टाइम भी कम हो जाए, एफर्ट भी कम हो जाए। ये सारी चीज़ें जब कम हो जाएंगी इस प्रोसेस के अंदर, तो आपका जो प्रोसेस समझें कि वो इम्प्रूव हो रहा है। अप्रोचेस टू इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस इम्प्रूव करने की अप्रोचेस कौन सी हैं जी? एक तो अप्रोच ये द प्रोसेस मैच्योरिटी अप्रोच।
which focus on improving process and project management and introducing good software engineering practice. दूसरी approach है agile approach, which focus on iterative development and reduce the overheads in the software process. इसके अंदर क्या आता है, एक ही दफ़ा सॉफ्टवेयर जो सारा उसकी जो होती है चेक की जाती है इम्प्रूवमेंट, और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट साइकिल क्या है, मेजर एनालाइज चेंज, मेजर एनालाइज चेंज, मेजर एनालाइज चेंज, ये साइकिल है। सबसे पहले आपने मेजर करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, देन उसके मुताबिक चेंज कर देना। प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़, प्रोसेस में वही जो एक्टिविटीज़ पीछे हमने पढ़ी हैं वही चीज़ों से बयान की हैं कि मेजरमेंट होती है सबसे पहले, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, देन उसके बाद चेंज की जाती है। प्रोसेस मेजरमेंट क्या होती है, ये कि सॉफ्टवेयर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पूरा होता है या नहीं होता, जो हमें चाहिए था, जो हम चाहते थे ईजीनेस, जो हमें आसानियाँ चाहिए थी वो हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, वो मेजर की जाती हैं। अगर मेजर हो रही हैं उसके बाद प्रोसेस मैट्रिक क्या होता है, टाइम टेकन फॉर प्रोसेस एक्टिविटीज़ टू बी कम्प्लीटेड, जो भी प्रोसेस की जो एक्टिविटी वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, कैलेंडर टाइम और एफर्ट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी द प्रोसेस। उसके बाद जी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस और एक्टिविटी, कितने रिसोर्सेज चाहिए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कितने बंदे चाहिए, कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, ये जो सारी प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर आती हैं। कैपेबिलिटी ऑफ मैच्योरिटी लेवल्स, लेवल 1 से शुरू होते हैं इनिशियल, देन मैनेज, देन डिफाइन, देन मैनेज, देन ऑप्टिमाइज्ड। द SEI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये एक मॉडल है SEI की तरफ से। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियल जो स्टेज होती है उसके अंदर इनिशियली एसेंशियली अनकंट्रोल्ड होता है, फिर रिपीटेबल होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेवल 2 जो होता है इसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड डिफाइंड यूज, उसके बाद डिफाइंड की जाती है प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज डिफाइन की जाती हैं, मैनेज क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइन एंड यूज, उसके बाद प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी डिफाइन एंड यूज, ये की पॉइंट्स थे। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं। जब हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, तो ये इसकी एक जनरल टर्म होती है, तो ये इसमें डिफरेंस है सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर मॉडल में। दूसरा आज हमने ये पढ़ा था कि जनरल प्रोसेस मॉडल जो होते हैं डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड ए सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, और इसके अलावा हमने पढ़ा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो आर कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग ए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टू एन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, ये पढ़ा है। एवोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ जो है प्रोटोटाइप में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोसेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, डेवलपमेंट इटरेटिव है, प्लान ड्रिवन है, किस तरह का। उसके बाद प्रिंसिपल अप्रोचेस कौन सी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एजाइल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए या कोई और यूज़ करनी चाहिए। SCI मॉडल जब हमने मेच्योरिटी मॉडल पढ़ा वो क्या, उसके कितने लेवल होते हैं, ये चीज़ें आज के स्टेप में हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ समझ आई तो आप जो मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर जो आज हमने पढ़ा है इसका नाम था सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। तो वीडियो के अंदर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।